हेलो फ्रेंड, दिस इज अल्पना सिंह। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हम फिर से अपनी क्लास में सीटेट 2023 के लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र यानी कि सीडीपी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के साथ आए हुए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए आज हम आप सभी लोगों के साथ मिलकर के 30 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे अपने, यानी कि डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, देखिए अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग कर लीजिए। हमारा चैनल है @लर्न विथ अल्पना। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए सबसे पहले हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है सीडीपी का। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि क्रांतिक अवधि के संप्रत्यय की क्या अवधारणा है। ठीक है, यहाँ पर आपको फ्रेंड्स बताना है कि जो क्रांतिक अवधि के संप्रत्यय की अवधारणा होती है वो क्या है। पहला ऑप्शन है विकास के दौरान अपरिवर्तनीय क्षति। ठीक है, दूसरा है वातावरण का विकास पर कोई प्रभाव न होना। बिल्कुल गलत। वातावरण का विकास पर प्रभाव देखिए फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट रूप से पड़ता है। ठीक है, और तीसरा है कि आनुवंशिकता का विकास पर बहुत कम प्रभाव। बिल्कुल गलत। यहाँ पर बहुत ही अधिक प्रभाव पड़ता है आनुवंशिकता का विकास पर। ठीक है, चौथा है पुरस्कारों का विकास के दौर पर नकारात्मक प्रभाव होना। ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सबसे करेक्ट आपका ऑप्शन हो जाएगा कि क्रांतिक अवधि के संप्रत्यय की क्या अवधारणा है, तो ये आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा फ्रेंड्स, विकास के दौरान अपरिवर्तनीय क्षति। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है हमारे कि विकास की नमनीयता में विश्वास रखने वाले सिद्धांतकारी निम्न में से किस दृष्टिकोण को मानते हैं। ठीक है, जो विकास की नमनीयता होती है फ्रेंड्स, उसमें विश्वास रखने वाले जो सिद्धांतकारी हैं वो निम्न में से किस दृष्टिकोण को मानते हैं। पहला है केवल स्वभाव ही विकास निर्धारित करता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है फ्रेंड्स कि आपका जो केवल स्वभाव है वही आपके विकास को निर्धारित करता है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है पालन पोषण विकास को प्रभावित करता है। ऐसा बिल्कुल हम मान सकते हैं। ठीक है, और तीसरा है कि विकास हमेशा निरंतर होता है। ये तो बिल्कुल करेक्ट है फ्रेंड्स कि विकास जो है वो हमेशा निरंतर होता रहता है। ठीक है, और चौथा है कि विकास हमेशा अनिरंतर होता है। तो ये बिल्कुल गलत है। लेकिन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर विकास की नमनीयता में विश्वास रखने वाले सिद्धांतकारी की बात की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, जो सबसे करेक्ट आपका जो ऑप्शन होगा वो आपका कौन सा हो जाएगा, वो आपका दूसरा होगा कि पालन पोषण विकास को प्रभावित करता है। ये जो आपके सिद्धांतकारी हैं, ठीक है, विकास की नमनीयता वाले, इसमें विश्वास रखने वाले जो सिद्धांतकारी हैं वो इसी दृष्टिकोण को मानते हैं। ठीक है, कि जो पालन पोषण होता है वो विकास को प्रभावित करता है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन सेकेंड ही आपका सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन हमारा है कि बहुत छोटे बालकों के लिए खाली स्थान समाजीकरण की प्राथमिक संस्था है। ठीक है, यहाँ पर फ्रेंड्स आपको बताना है कि बहुत छोटे बालकों के लिए जो सामाजिकरण की प्राथमिक संस्था है वो क्या है। तो पहला ऑप्शन है मुद्रक संचार, जो कि बिल्कुल नहीं है। ठीक है, दूसरा है आपका ऑप्शन फ्रेंड्स की धार्मिक संस्था, ये भी बिल्कुल नहीं है। और आपका विद्यालय यहाँ पर है तत्कालीन परिवार। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स कौन सा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पर आपका जो तत्कालीन परिवार है यही आपका सबसे करेक्ट हो जाएगा कि जो बहुत से छोटे बालक हैं उनके लिए तत्कालीन परिवार सामाजिकरण की प्राथमिक संस्था है। ठीक है, यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन आज द राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, जीन पियाजे से संबंधित है। देखिए क्या है कि जीन पियाजे के सिद्धांत में क्रियाओं और विचारों की संगठित प्रणाली, ठीक है, जो व्यक्तियों को उनके जीवन से संबंधित वस्तुओं और घटनाओं को मानसिक रूप से प्रस्तुत करने और सोचने की स्वीकृति देती है, क्या कहलाती है। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया है जीन पियाजे के सिद्धांत में। ठीक है, उन्हीं के अनुसार पूछा गया है कि जो क्रियाओं और विचारों की संगठित प्रणाली होती है, ठीक है, जो व्यक्तियों को उनके जीवन से संबंधित वस्तुओं और घटनाओं को मानसिक रूप से प्रस्तुत करने और सोचने की स्वीकृति देती है, तो वो क्या कहलाती है। ठीक है, पहला मानसिक रूप से देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला है उन्नत आयोजक, जो कि बिल्कुल नहीं है। दूसरा है संहिता, ये भी नहीं होगा। उपकरण, ये भी गलत है आपका। और चौथा है फ्रेंड्स स्कीमा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ध्यान से आप लोग सुनिएगा फ्रेंड्स, और ध्यान भी थोड़ा सा दीजिएगा। अगर कहीं भी आप लोगों से क्वेश्चन में जीन पियाजे के बारे में पूछता है कि जो कि मानसिक रूप से, ठीक है, वहां पर आप लोग स्कीमा लगाइएगा, वहीं आपका ऑप्शन जो है वो सबसे करेक्ट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिए आपका जो सबसे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका फोर्थ स्कीमा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन फिर से आपके जीन पियाजे से संबंधित है। तो देखिए जीन पियाजे जी के क्या है। ठीक है, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर अधिकतर बच्चे दूसरे के दृष्टिकोण को समझने में विशेषता कठिनाई महसूस करते हैं। ठीक है, यहाँ पर फ्रेंड्स जीन पियाजे के अनुसार आपसे पूछा गया है कि जो विकास के सिद्धांत होते हैं, ठीक है, उसमें किस चरण में जो बच्चे होते हैं वो अधिकतर दूसरे
के दृष्टिकोण को समझने में विशेषतः कठिनाई महसूस करते हैं, यानी कि जो दूसरे की बात होती है, ठीक है, दृष्टिकोण होते हैं, वो समझने में बहुत ही कठिनाई होती है। तो कौन से अवस्था में होती है? पहला है आपका उत्तर पारंपरिक, और दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक, और चौथा है फ्रेंड्स औपचारिक संक्रियात्मक। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो सबसे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, यही जीन पियाजे के पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जो बच्चे होते हैं वो दूसरे के दृष्टिकोण को समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, यानी कि बहुत ही कठिनाई महसूस करते हैं वो। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हमारे वाइगोत्स्की जी से पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास खाली स्थान का उत्पाद है। ठीक है, यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति वाले क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको बताना है कि जो आपके वाइगोत्स्की साहब हैं, ठीक है, इनके संज्ञानात्मक विकास का, ठीक है, क्या उत्पाद है? तो पहला है आपका आनुवंशिक स्वभाव, दूसरा है केवल अवलोकन और अनुकरण। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आपको पहले ही बताया, जहाँ केवल आ जाएगा वो तो बिल्कुल आनुवंशिक स्वभाव की ये तो बात नहीं करते हैं ये देखिए इनका जो सिद्धांत है फ्रेंड्स सामाजिक सांस्कृतिक है। तो यहाँ पर देखिए सामाजिक संपर्कता है, बिल्कुल सही है। चौथा है अस्मिता निर्माण, ये बिल्कुल गलत। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आप लोग पहले ही देख लीजिए, जहाँ पर आपके वाइगोत्स्की जी का क्वेश्चन पूछ दे, अगर सामाजिक या फिर सांस्कृतिक से संबंधित है, तो वहाँ पर वहीं आपका ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिए आपका जो थर्ड ऑप्शन है यही आपका करेक्ट होगा। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका मानना है कि मानवीय गतिविधियां सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में विकसित होती हैं और उन परिप्रेक्ष्यों से हटकर उन्हें समझी नहीं जा सकती। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से किसका मानना है कि जो मानवीय गतिविधियां होती हैं वो सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में विकसित होती हैं और उन परिप्रेक्ष्यों से हटकर उन्हें समझा नहीं जा सकता है। तो पहला है ऑप्शन फ्रेंड्स यहाँ पर जीरोम ब्रूनर, दूसरा है आपका डेविड ओशोबेल, तीसरा है जीन पियाजे, और चौथा है आपका वाइगोत्स्की। तो यहाँ पर देखिए जो सबसे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स आपका, वो आपका क्या हो जाएगा? आपका वाइगोत्स्की जी हो जाएंगे। ठीक है, यही जो आपके वाइगोत्स्की जी हैं, इन्हीं का मानना है कि जो मानवीय गतिविधियां यानी कि सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में जो विकास होता है और उन परिप्रेक्ष्यों से हटकर उन्हें समझा नहीं जा सकता। ठीक है, तो ये वाइगोत्स्की जी का मानना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे लॉरेंस कोहलबर्ग जैसे पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए हमारा क्वेश्चन है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के किस चरण पर बच्चों के नैतिक तर्क दंड से बचने हेतु आज्ञाकारी होने पर आधारित होता है। ठीक है, यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जो कोहलबर्ग के आपके नैतिक विकास दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया है कि किस चरण में जो बच्चे होते हैं वो नैतिक तर्क यानी कि दंड से बचने हेतु आज्ञाकारी होने पर आधारित होते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन है पूर्व परंपरागत स्तर, दूसरा है आपका परंपरागत स्तर, और तीसरा ऑप्शन है उत्तर परंपरागत ऑप्शन, और चौथा है यहाँ पर कि औपचारिक परंपरागत स्तर। तो देखिए फ्रेंड, जो बच्चे होते हैं वो दंड से बचने के लिए आज्ञाकारी होने पर आधारित होते हैं। तो ये आपके कौन से ऑप्शन में सही होगा फ्रेंड्स? ये आपके पूर्व परंपरागत ऑप्शन में होगा। ठीक है, या यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स आपका पहला क्वेश्चन जो है वो करेक्ट हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। फटाफट से हम लोग 30 क्वेश्चन अपने कंप्लीट करेंगे सीडीपी के, इसके बाद फिर अपने अगली क्लास। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सी एक संरचनावादी अध्यापक की विशेषता है। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको बताना है कि जो संरचनावादी अध्यापक होते हैं उनकी क्या विशेषता है। पहला है यहाँ पर ऑप्शन कि बहुत अमूर्त विचारों पर आधारित पाठ तैयार करना। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपके क्वेश्चन पूछे जो गए हैं वो प्राइमरी लेवल के क्वेश्चन है। ठीक है, तो अमूर्त विचार जो है वो छात्र तो समझ नहीं पाएंगे, तो पहले ही आपका ये पहला जो ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या बताना है फ्रेंड्स? संरचनावादी अध्यापक की विशेषता। चलिए अगला देखते हैं। अगला ऑप्शन है फ्रेंड्स कि अकेले हल करने के लिए बहुत सारी समस्याएं देना। ये भी गलत होगा, क्योंकि हमने पहले ही बताया है कि यहाँ पर जो बहुत सारी समस्याएं होती हैं वो जो बच्चे हैं वो प्राथमिक लेवल के हैं आपके। ठीक है, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन है आपका फ्रेंड्स कि अधिगम का मूल्यांकन अर्धकालीन परीक्षाओं के आधार पर करना चाहिए। ये भी आपका गलत होगा फ्रेंड्स। और चौथा ऑप्शन है कि ऐसी गतिविधियां आयोजित करना जिससे विद्यार्थियों की अवधारणाओं को चुनौती मिले। ये बिल्कुल करेक्ट है फ्रेंड्स। चुनौती मिलेगा तो देखिए बच्चे जो है वो खोज करेंगे, ठीक है, अन्वेषण करेंगे, तो यहाँ पर यही ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपका देखिए फोर्थ ऑप्शन इज द राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखिए हार्वर्ड गार्डनर जी से पूछा गया है कि जो हार्वर्ड गार्डनर है उन्होंने अपने बहुबुद्धि सिद्धांत में निम्न में से किस बुद्धि प्रकार को शामिल नहीं किया है। यहाँ पर फ्रेंड्स नॉट वाले क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। उन्होंने आपको बताया है कि देखिए जो हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत है वो
8 प्रकार के हैं। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कौन इसमें से नहीं है, ठीक है। पहला है आपका ऑप्शन प्राकृतिक बुद्धि, जो कि बिल्कुल है। दूसरा है आपका अस्थानीय बुद्धि, ये भी आपका देखिए फ्रेंड्स है, ठीक है। अवबोधन बुद्धि तो मैंने आज तक कहीं पढ़ा नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। और चौथा है आपका अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। तो यहाँ पर देखिए जो आपका थर्ड ऑप्शन है यही नहीं होगा, अवबोधन बुद्धि, ठीक है। ये जो आपके हार्वर्ड गार्डनर जी हैं, ये अवबोधन बुद्धि का प्रकार इन्होंने नहीं दिया है, ठीक है। आपका नॉट क्वेश्चन है, यानी कि जो गलत है वही सही होगा, क्योंकि पूछा ही आपसे गलत है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है अभिकथन और तर्क वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको ध्यान से थोड़ा सा देखना पड़ेगा, जो अभिकथन और तर्क वाले क्वेश्चन होते हैं थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। तो देखिए हमारा अभिकथन ए क्या है कि जब शुरुआत में कोई विद्यार्थी किसी समस्या को हल नहीं कर पा रहा हो तो अध्यापिका को उसे बोल बोल कर सोचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जो कि देखिए बिल्कुल करेक्ट होता है, ठीक है। अगर कोई विद्यार्थी है किसी समस्या का हल नहीं कर पा रहा है तो जो आपके अध्यापिका हैं उन्हें बोल बोल कर सोचने के लिए प्रोत्साहित करें, ताकि जो शिक्षक यानी जो कि आपके विद्यार्थी हैं, ठीक है, वो अपना प्रोत्साहित अगर शिक्षक उन्हें करेंगे तो वो सोच करके अपना समस्या का समाधान कर लेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आपका देखिए जो अभिकथन दिया गया था ये तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए यहाँ पर अब अपना हम तर्क देख लेते हैं, आर क्या है, ठीक है। देखिए तर्क है हमारा कि मौखिकीकरण और बोल बोल कर सोचना विचारों को क्रमित करता है और दी गई समस्या का हल ढूंढने में मदद करता है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर फ्रेंड्स, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो आपके अभिकथन ए है और तर्क जो है आर, ठीक है, ये दोनों ही सही है, और जो आर है वो एक ही व्याख्या भी सही कर रहा है, ठीक है। नीचे दिया गया है आपका फ्रेंड्स कि सही विकल्प चुनिए। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया है कि ए और आर दोनों सही हैं, और आर जो है वो ए की सही व्याख्या करता है, बिल्कुल करेक्ट फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, तो ये तीनों ऑप्शन पढ़ने की आपको आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन आपका आंसर सही हो गया है, तो हम लोग अब अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। चलिए देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कक्षा में जेंडर रूढ़िवादिता को रोकने के लिए महत्वपूर्ण है कि, ठीक है, आपको बताना है कि जो कक्षा है उसमें हम जेंडर रूढ़िवादिता को कैसे रोकें, ठीक है, इसके लिए क्या महत्वपूर्ण है। पहला है अंतर जेंडर पारस्परिकता को प्रतिबंधित किया जाए, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या है, अंतर जेंडर पारस्परिकता को प्रतिबंधित किया जाए। और यहाँ पर देखिए दूसरा ऑप्शन है कि जेंडर भेदभाव पर चर्चा करने से बचा जाए, ये तो बिल्कुल गलत है। तीसरा है ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए जाएं जो उन रूढ़िवादों को चुनौती दे, बिल्कुल सही फ्रेंड्स। और चौथा है कि रोजमर्रा की गतिविधियों द्वारा जेंडर पक्षपात किया जाए, बिल्कुल गलत। यहाँ पर फ्रेंड्स आपसे देखिए क्वेश्चन में ही पूछा गया है कि कक्षा में जो जेंडर रूढ़िवादिता है, ठीक है, उसको रोकने के लिए क्या महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स आपका सही ऑप्शन थर्ड ही होगा कि ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए जाएं जो उन रूढ़िवादों को चुनौती दे, ठीक है। जैसे देखिए हमने आपके करण मल्लेश्वरी की ही बात कर लेते हैं, ठीक है, जो कि एक वेट लिफ्टर हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए वो एक लेडीज हैं, लेकिन उन्होंने कितने अच्छे काम किए हैं। तो यहाँ पर ये जो आपके जेंडर रूढ़िवादिता है, ठीक है, इस टाइप से हम लोग क्लास में उदाहरण दे सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि एक अध्यापक के तौर पर आप अपनी कक्षा में मौजूद व्यक्तिगत विभिन्नताओं को अपनाने के लिए निम्न में से क्या करेंगे, ठीक है। यहाँ पर फ्रेंड्स आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर आप एक अध्यापक हैं, ठीक है, तो उसमें आप अपनी कक्षा में मौजूद व्यक्तिगत विभिन्नताओं को अपनाने के लिए निम्न में से क्या करेंगे। पहला है मिश्रित योग्यता समूह बनाना, दूसरा है पाठ्यक्रम को समृद्ध करना, तीसरा है आपका अध्यापन के बाल केंद्रित तरीके अपनाना, और चौथा है फ्रेंड्स कि विद्यार्थियों का नामकरण करना। तो सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो आपके विद्यार्थियों के नामकरण होते हैं, ठीक है, क्या पूछा गया है कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं को अपनाने के लिए निम्न में से क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स जो आपके समूह दिए हैं, मिश्रित योग्यता समूह बनाना, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। लेकिन दूसरा आपका सही है कि जो पाठ्यक्रम है उसको समृद्ध करिए। तीसरा भी बिल्कुल करेक्ट है फ्रेंड्स कि अध्यापन के बाल केंद्रित तरीके से अपनाना, जो अध्यापन है आपका वो बाल केंद्रित तरीके से, क्योंकि आपकी जो एनईपी 2020 है ये भी आपको यही कहती है कि बाल केंद्रित शिक्षा को अपनाइए, ठीक है। और चौथा है कि विद्यार्थियों का नामकरण करना, ये भी आपका बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखिए दूसरा, तीसरा और चौथा, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर यही ऑप्शन आपका थर्ड हो जाएगा सही, ठीक है फ्रेंड्स, आपका थर्ड ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों में समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने के लिए जरूरी है कि, ठीक है, आपको फ्रेंड्स यहाँ पर बताना है कि विद्यार्थियों में समालोचनात्मक सोच जो है उसको बढ़ावा देने के लिए क्या जरूरी है। पहला है कक्षा में चर्चा और बहस को टाला जाए, बिल्कुल नहीं फ्रेंड्स। कक्षा में देखिए कोई भी टॉपिक है उस पर बहस करिए, चर्चा करिए, ठीक है, ये अच्छी बातें होती हैं, ओके। और दूसरा है कि विद्यार्थियों को चिंतन का समय दिया जाए,
ये तो ठीक है। तीसरा है रट कर याद करना, ये तो बिल्कुल ही गलत होगा फ्रेंड्स, हमने पहले ही आपको बता दिया है। चौथा है आपका कि विद्यार्थियों को सहयोगात्मक कार्य देने से बचा जाए, ये भी गलत है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखिए जो सबसे करेक्ट हो जाएगा कि विद्यार्थियों में समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने के लिए ज़रूरी है कि विद्यार्थियों को चिंतन का समय दिया जाए, ठीक है? उन्हें सोचने के लिए समय दिया जाए। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स आपका सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि अधिगम हेतु मूल्यांकन किस प्रकार का होना चाहिए, ठीक है? यहाँ पर आपको बताना है अधिगम हेतु मूल्यांकन यानी कि सीखने हेतु मूल्यांकन जो है वो किस प्रकार का होना चाहिए। पहला है परीक्षा केंद्रित और दूसरा है आपका मानदंड संदर्भित, तीसरा है आपका रचनात्मक, चौथा है मानकीकृत। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका रचनात्मक होगा, ठीक है? संदर्भित तो ठीक है लेकिन मानदंड संदर्भित ये आपका गलत होता है, ठीक है? तो यहाँ पर आपका सबसे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? थर्ड रचनात्मक, ठीक है? सीखने के लिए जो मूल्यांकन है वो आपके रचनात्मक होने चाहिए, ठीक है? अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पर कि विभिन्न संजातीय समूहों से संबंधित विद्यार्थियों से युक्त कक्षा में एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए आपको बताना है कि जो विभिन्न संजातीय समूहों से संबंधित विद्यार्थी होते हैं, ठीक है, उसी से युक्त एक कक्षा में अध्यापिका को क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स जो आपके ऑप्शन है, पहला है विद्यार्थियों को समान संजातियों के आधार पर वर्गीकृत करना चाहिए, बिल्कुल नहीं फ्रेंड्स, सबको एक साथ पढ़ने का मौका दिया जाना चाहिए, वर्गीकृत यहाँ पर आपका नेगेटिव हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन है फ्रेंड्स यहाँ पर ऐसी चर्चाएं संसाधित करनी चाहिए जिससे विविधता के प्रति स्वीकृति और सम्मान मिलना चाहिए, तो बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। चलिए थर्ड ऑप्शन आपका देख लेते हैं क्या है। थर्ड ऑप्शन है कि प्रभु संस्कृति आधारित मानकीकृत पाठ्यक्रम से शिक्षण, ये भी आपका गलत होता है फ्रेंड्स। चौथा है कि विद्यार्थियों की विभिन्नताओं को अनदेखी करना, बिल्कुल गलत फ्रेंड्स। यहाँ पर आप विद्यार्थियों की जो भी विभिन्नता है उनको आप अनदेखी नहीं कर सकते हैं, ठीक है? तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो सबसे करेक्ट आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका सेकेंड होगा, ठीक है? जो विभिन्न जनजातीय समूहों से संबंधित विद्यार्थी रखते हैं, ठीक है, वैसी युक्त कक्षा में जो अध्यापिका है उसे ऐसी चर्चाएं संसाधित करनी चाहिए जिससे यानी या फिर जिनसे विविधता के प्रति स्वीकृति और सम्मान मिलना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि आपका स्कूल विभिन्न सुविधाओं की पहुंच पाने के लिए सीढ़ियों, दरवाजों और दूसरे वास्तुकला संबंधित स्वरूपों द्वारा पैदा की गई बाधाओं को दूर करने के लिए अपनी आधारभूत संरचनाओं में सुधार कर रहा है। ऐसा करके स्कूल क्या प्रोत्साहन यानी कि क्या प्रोत्साहित कर रहा है, ठीक है? यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि आपका स्कूल विभिन्न सुविधाओं की पहुंच पाने के लिए, ठीक है, सुविधाओं की पहुंच पाने के लिए जो सीढ़ी हैं, दरवाजे हैं, ठीक है, और दूसरे वस्तुकला हैं उससे संबंधित जो स्वरूप हैं, ठीक है, उनके द्वारा पैदा की गई बाधाओं को दूर करने के लिए अपने आधारभूत संरचनाओं में सुधार कर रहा है। ऐसा करके जो स्कूल है वो क्या प्रोत्साहित कर रहा है। पहला ऑप्शन है मुख्य धारा, दूसरा है आपका बहिष्करण, तीसरा है एकीकरण या फिर समाकलन और चौथा है आपका समावेशन। तो देखिए फ्रेंड्स इसका जो सबसे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, समावेशन, ठीक है? जो स्कूल है वो क्या प्रोत्साहित कर रहा है, समावेशन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि क्षीण दृष्टि, ठीक है, क्षीण दृष्टि से जूझते विद्यार्थियों के समायोजन हेतु एक अध्यापक को क्या देने से बचना चाहिए। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको बताना है जो क्षीण दृष्टि वाले बच्चे होते हैं उससे जो जूझ रहे हैं, ठीक है, जो जिन्हें दिखाई कम देती है उससे जो जूझ रहे हैं विद्यार्थी, उनके समायोजन हेतु एक अध्यापक को क्या देने से बचना चाहिए। पहला ऑप्शन है दृश्य अव्यवस्थित नोट्स, ठीक है, दृश्य अव्यवस्थित नोट्स, दूसरा है आपका आवर्धक लेंस, तीसरा है आपका बड़े आकार में छपी पाठ्य पुस्तकें, चौथा है आपका स्पर्शनीय मानचित्र और आलेख। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो सबसे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, दृश्य अव्यवस्थित नोट्स, ठीक है? यहाँ पर देखिए आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है कि अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार, ठीक है, यानी कि ADHD, ठीक है, अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार से जूझते विद्यार्थियों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। फ्रेंड्स ध्यान से दीजिए, देखिएगा यहाँ पर आपसे नोट वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं कि ऐसा कौन जो अवधान न्यूनता अतिक्रिया विकार से जो लोग यानी कि जो विद्यार्थी हैं वो जूझ रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे विद्यार्थियों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है उन्हें किसी एक कार्य में लंबे समय तक एकाग्र रहने में अक्सर मुश्किलें होती हैं और दूसरा ऑप्शन है ऐसा बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स। दूसरा है वे अक्सर वस्तुओं को
कुलबुलाते रहते हैं और बेचैन दिखते हैं। तीसरा है आपका वे किसी कार्य पर काम करते हुए बहुत आसानी से विचलित हो जाते हैं। और चौथा है उनकी काफ़ी लंबी और स्थिर अवधान अवधि होती है, जो कि बिल्कुल गलत है, ठीक है। पहला देखिए फ्रेंड्स, ये तो यानी कि सही था, इसलिए मैंने कट किया था, तो ये तीनों ही आपके सही है, लेकिन जो फोर्थ है वो गलत है। लेकिन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपसे पूछा ही गलत है, तो इसलिए आपका जो गलत पूछा है वही आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपका जो फोर्थ ऑप्शन है वही करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक स्कूल में एक प्रतिभावान विद्यार्थी को कुछ श्रेणियां छोड़कर सीधे उच्च श्रेणी में पदोन्नत कर दिया जाता है। प्रतिभावान विद्यार्थी को पढ़ाने के लिए इस स्कूल में किस उपागम का इस्तेमाल किया गया है? ठीक है, यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए आपसे पूछा गया है कि जो एक स्कूल में जो प्रतिभावान विद्यार्थी है, ठीक है, उस विद्यार्थी को कुछ श्रेणियां छोड़कर सीधे उच्च श्रेणी में पदोन्नत कर दिया जाता है। तो प्रतिभावान विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए इस स्कूल में किस उपागम का इस्तेमाल किया गया है? पहला है त्वरण, दूसरा है समृद्धिकरण, तीसरा है आपका प्रोत्साहन, चौथा है संश्लेषण। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो सबसे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? त्वरण, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स कि अर्थपूर्ण अधिगम हेतु कक्षा में ऐसी संस्कृति विकसित करनी चाहिए जहां विद्यार्थियों को खाली स्थान के अत्यधिक अवसर मिले, ठीक है। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको देखिए बताना है कि जो अर्थपूर्ण अधिगम होते हैं, कक्षा में ऐसी संस्कृति विकसित करनी चाहिए जहां पर जो विद्यार्थी हैं उन्हें किस प्रकार के लिए अत्यधिक अवसर मिले, ठीक है। पहला है एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करने, जो कि आपका निगेटिव होता है फ्रेंड्स, स्पर्धा, ठीक है। दूसरा है ज्ञान के निर्माण करने, तीसरा है आपका तथ्यों को रट कर याद करने, रट कर आपका देखिए निगेटिव ऑप्शन होता है। चौथा है आपका निष्क्रिय होकर सुनने, ये भी आपका निगेटिव होता है। तो यहाँ ना कि आपका देखिए पॉजिटिव क्या हो जाता है, ऑप्शन जो सेकंड है वही आपका पॉजिटिव होगा, यानी कि सत्य हो जाएगा, ज्ञान का निर्माण करने, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है आपका कि विद्यार्थियों को खाली स्थान बनने के लिए सुसाधित करना चाहिए, ठीक है। विद्यार्थियों को क्या बनने के लिए सुसाधित करना चाहिए? पहला ऑप्शन है आपका स्वतंत्र विचारक, दूसरा ऑप्शन है आश्रित अधिगमकर्ता, तीसरा है निष्क्रिय अनुकरणकर्ता और चौथा है आपका उच्च श्रेणी के प्रतिद्वंदी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, जो सबसे करेक्ट आपका जो ऑप्शन हो जाता है वो आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, कि विद्यार्थियों को क्या बनने के लिए सुसाधित करना चाहिए? तो यहाँ पर आपका देखिए फ्रेंड्स सबसे करेक्ट हो जाएगा निष्क्रिय अनुकरणकर्ता, ठीक है। निष्क्रिय अनुकरणकर्ता बनने के लिए सुसाधित करना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, थोड़ा-सा देखिए इस वाले क्वेश्चन में मुझे डाउट लग रहा है। तो यस सर। ओके फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, ठीक है। यहाँ पर निष्क्रिय क्योंकि आपका ये नेगेटिव ऑप्शन होता है, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ पर आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वही सही होगा कि जो विद्यार्थी हैं उनको स्वतंत्र विचारक बनने के लिए सुसाधित करना चाहिए, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए सबसे करेक्ट ऑप्शन जो है वो फर्स्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स अभिकथन और तर्क वाले हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम लोग अपना अभिकथन देख लेते हैं क्या है कि देखिए शुरुआती उम्र से ही हमारा मस्तिष्क वास्तविक सांसारिक परिवेशों से जुड़ी विषय वस्तु को सीखने में सक्षम होती है, जो कि देखिए फ्रेंड्स बिल्कुल सही है। जो हमारा शुरुआती उम्र होता है तभी से हमारा जो मस्तिष्क होता है, ठीक है, वो वास्तविक यानी कि जो सत्य है सांसारिक परिवेश से जुड़ी विषय वस्तु को सीखने में सक्षम होता है, यानी कि जो हमारे आसपास से जो भी जुड़ी हुई विषय वस्तु होती है उसको सीखने में हम सक्षम होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका देखिए फ्रेंड्स ये जो कथन है ये बिल्कुल सही है। चलिए तर्क देख लेते हैं क्या है। तर्क है कि प्राथमिक स्तर पर विद्यालयों को अमूर्त विषय वस्तु और पुस्तकीय अधिगम पर बल देना चाहिए, जो कि बिल्कुल गलत है। देखिए फ्रेंड, जो प्राथमिक स्तर है वहां पर अमूर्त नहीं बल्कि मूर्त पाठ्य वस्तु यानी कि विषय वस्तु और पुस्तकीय अधिगम पर बल देना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो आपका तर्क आर है वो आपका गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स अभिकथन जो ए है वो सही हो जाता है, लेकिन जो तर्क आर है वो गलत होगा। पहला ऑप्शन है दोनों सही है, ये तो बिल्कुल गलत, टू भी गलत। यहाँ पर देखिए सबसे करेक्ट ऑप्शन है जो थर्ड होगा कि ए सही है लेकिन जो आर है वो गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि अधिगम अधिक प्रभावशाली होता है जब, ठीक है। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको बताना है कि अधिगम अधिक प्रभावशाली होता है जब पहला ऑप्शन है विषय वस्तु अत्यधिक जटिल हो, दूसरा है अध्यापक का शिक्षा शास्त्र व्यवहारात्मक हो और तीसरा है अधिगम लक्ष्य परीक्षा केंद्रित हो और चौथा है कि अधिगम का स्वभाव प्रयोगात्मक हो, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड जो आपका अधिगम अधिक प्रभावशाली होता है तो सबसे करेक्ट ऑप्शन जो है वो फ्रेंड आपका क्या हो जाएगा, वो आपका यहाँ पर हो जाएगा कि अधिगम का स्वभाव प्रयोगात्मक हो, ठीक है।
तभी ये जो आपके अधिगम है वो अधिक प्रभावशाली होते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन इज द राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है आपका कि रीना एक दी गई समस्या के समाधान हेतु, ठीक है, रीना एक दी गई समस्या के समाधान हेतु उस समस्या से मिलती जुलती समस्याओं को उद्धृत कर रही है। वह निम्न में से किस समस्या समाधान युक्ति का इस्तेमाल कर रही है, ठीक है। यहाँ पर आपको फ्रेंड्स देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि जो रीना है वो उसको एक समस्या समाधान हेतु एक समस्या से मिलती जुलती समस्याओं को उद्धृत कर रही है। वह निम्न में से समस्या समाधान युक्ति का इस्तेमाल कर रही है, ठीक है। किस समस्या समाधान युक्ति का इस्तेमाल कर रही है? पहला है निगमन परीक्षण, दूसरा है आपका ऑप्शन अनुरूपक सोच, तीसरा है प्रकार्यात्मक स्थिरता और चौथा है आपका स्मृति सहायक विधियां। तो देखिए फ्रेंड्स इसका जो सबसे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वहां पर क्या हो जाएगा, ये अनुरूपक सोच हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए फिर से आपके अभिकथन और तर्क वाले क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो पहला है आपका अभिकथन कि एक अध्यापिका को विद्यार्थियों द्वारा दी गई त्रुटियों पर कोई ध्यान देना नहीं चाहिए, जो कि बिल्कुल गलत है, ठीक है। जो त्रुटियां होती है उसमें जो अध्यापिका होती है उनको ध्यान देना चाहिए। तर्क है फ्रेंड्स कि त्रुटियों का अधिगम प्रक्रिया में कोई महत्व नहीं होता, जो कि बिल्कुल गलत है फ्रेंड। देखिए जो त्रुटियां होती है वो अधिगम प्रक्रिया में बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो आपके ए और आर दोनों ही गलत हैं। तो पहला तो ये गलत होगा क्योंकि दोनों ही सही दिया है, यहाँ पर भी गलत, ए सही आर गलत, ये भी गलत। तो यहाँ पर देखिए जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका फोर्थ हो जाएगा, ठीक है, कि दोनों ही गलत हैं, ठीक है, ए और आर दोनों गलत हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि विद्यालयों को, ठीक है, बताना है आपको विद्यालयों को, पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों की भावात्मक स्थिति को अनदेखा करना चाहिए और पहले से सीखे ज्ञान को पुनरुत्पादित करने पर ध्यान देना चाहिए। ऐसा होता है क्या विद्यालयों में? चलिए अगला ऑप्शन है आपका फ्रेंड्स कि विद्यार्थियों के सामाजिक संदर्भ को अनदेखा करना चाहिए, बिल्कुल गलत फ्रेंड्स। यहाँ पर संदर्भ आ गया, अनदेखा करना, तो ये तो पहले ही गलत हो गया, ठीक है। संदर्भ तो सही है लेकिन अनदेखा नहीं करना चाहिए, ठीक है। सी ऑप्शन है कि विद्यार्थियों के सामाजिक संदर्भ के प्रति विचारशील होना चाहिए और नए ज्ञान के निर्माण को अनदेखा। फिर से यहाँ पर अनदेखा आ गया फ्रेंड्स, संदर्भ तो है लेकिन अनदेखा है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन है फ्रेंड्स कि विद्यार्थियों की भावात्मक स्थिति के प्रति विचारशील होना चाहिए और नए ज्ञान के निर्माण पर ध्यान देना चाहिए, जो कि बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। पहला भी आपका गलत है, इससे बेहतर कहीं ऑप्शन आपको नहीं है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा कि जो विद्यालय होता है उसमें विद्यार्थियों की भावात्मक स्थिति के प्रति विचारशील होना चाहिए और नए ज्ञान के निर्माण पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन फोर जो है वही आपका डी यानी कि सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है कि अधिगम असहायता से जूझते विद्यार्थी योग्यता का ऐसा दृष्टिकोण रखते हैं जिसमें मेहनत करके योग्यता में बढ़ावा नहीं किया जा सकता। योग्यता के प्रति ऐसा दृष्टिकोण क्या कहलाता है, ठीक है। यहाँ पर फ्रेंड जैसे आपसे पूछा गया है कि जो अधिगम असहायता से जूझते हुए जो विद्यार्थी हैं, ठीक है, वो योग्यता का ऐसा दृष्टिकोण रखते हैं जिसमें मेहनत करके योग्यता में बढ़ावा नहीं किया जा सकता। तो योग्यता के प्रति ऐसा दृष्टिकोण क्या कहलाता है? पहला है एकल सत्व दृष्टिकोण और दूसरा ऑप्शन है फ्रेंड्स यहाँ पर वार्धिक दृष्टिकोण, तीसरा है प्रवीणता उन्मुखी दृष्टिकोण, चौथा है अधिगम आशावादी दृष्टिकोण। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड जो सबसे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि जो योग्यता के प्रति ऐसा दृष्टिकोण क्या कहलाता है, तो पहला ऑप्शन ही सही होगा कि एकल या फिर सत्व दृष्टिकोण, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है देखिए हमारा यहीं पे कि अधिगम के लिए एक सहायक वातावरण पैदा करने हेतु यह महत्वपूर्ण है कि, ठीक है, अधिगम के लिए जो एक सहायक वातावरण है उसको पैदा करने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों की रुचियों को अनदेखा करें, बिल्कुल गलत फ्रेंड्स, विद्यार्थियों की रुचि को आप अनदेखा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं क्या है हमारा ऑप्शन। अगला ऑप्शन है विभिन्न हिस्सेदारों जैसे कि माता पिता अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच संप्रेषण पोषित करें, ये तो कुछ हद तक ठीक है। चौथा देखिए बहुत सख्त कठोर एवं सत्तावादी अध्यापकों को नियुक्त करें, बिल्कुल गलत फ्रेंड्स। देखिए जो अध्यापक उनके होते हैं उनका व्यवहार जो होता है वो आकर्षित करने वाला होना चाहिए, ठीक है, ना कि बहुत कठोर या फिर बहुत सख्त हो जिससे बच्चे पढ़ने में उनका मन ही ना लगे, वो उनका क्लास छोड़ के भाग जाएं या फिर कॉलेज ही ना जाएं, स्कूल ही ना जाए बच्चे, ठीक है। तो यहाँ पर कठोर और सख्त नहीं होना चाहिए। चौथा है कि पढ़ाने के लिए मानकीकृत पाठ्यक्रम को लागू करना, बिल्कुल नहीं फ्रेंड्स, मानकीकृत पाठ्यक्रम को बिल्कुल लागू नहीं करना है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स आपका जो सेकेंड ऑप्शन है वही सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला और आज का सीडीपी का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि निम्न में से कौन सा कारक विद्यार्थियों के प्रभावशाली और अर्थपूर्ण अधिगम में सहयोग नहीं करता है, ठीक है। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको बताना है कि ऐसा कौन सा कारक है जो विद्यार्थियों के प्रभावशाली और अर्थपूर्ण अधिगम में सहयोग नहीं करता है। पहला है बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र जो कि करता है, फ्रेंड्स ध्यान से दीजिएगा, यहाँ पर नॉट वाले क्वेश्चन है, ठीक है।
दूसरा है आपका अधिगम की सार्वभौमिक रूपरेखा, जो कि बिल्कुल सही है। तीसरा है मानकीकृत पाठ्यक्रम, ये तो आपका गलत होता है फ्रेंड्स। चौथा है अध्यापन का संरचनावादी उपागम, जो कि बिल्कुल सही है, ठीक है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जो आपका थर्ड ऑप्शन है यही गलत है, लेकिन आपसे पूछा ही गलत है फ्रेंड्स, तो आपका थर्ड ऑप्शन ही सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर फ्रेंड्स आपसे नॉट वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? थर्ड। तो चलिए फ्रेंड्स, देखिए हमने सीडीपी में आज के लिए 30 क्वेश्चन डिस्कस करे हैं, ठीक है। तो अभी तक जो लोग हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग कर दीजिए। हमारे चैनल है @लर्निंग विद अल्पना। ओके फ्रेंड्स, देखिए आज के सीडीपी क्लास में बस इतना ही। अब हम लोग मिलते हैं अपनी अगली क्लास में हिंदी के, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।